हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी पिछले 2 दिन से हम क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में। अगर हम अपनी पिछली कक्षाओं को रिकॉल करें, तो हमने पिछली कक्षाओं में जो बात की थी, वो की थी ढाका के मलमल के बारे में, जिसकी हमने कुछ विशेषताएँ देखी थी, जो आपके थी अबे-रवा, वफ्त-हवा, शबनम। ये 3 हमने विशेषताएँ देखी थी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो ढाका का मलमल है हमारा, उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो उसकी प्रसिद्धि का कारण है वहाँ के जो महीन काम किए जा रहे हैं। बुनकरों द्वारा जो महीन काम किए जा रहे हैं, जो उनकी सूक्ष्मता है, जो उनकी कोमलता है, जो उनका हल्कापन है, इन्हीं सब कारणों की वजह से हम ढाका के मलमल को जानते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था ढाका के मलमल की 2 कहावतों के बारे में भी हमने सुना था। क्या? कि जो आपका ढाका का मलमल है उसके एक थान कपड़े को आप अंगूठी के बीच से निकाल सकते हैं। और दूसरी कहावत जो हमने सुनी थी, वो सुनी थी कि आप ढाका के मलमल का जो एक थान होता है, उसको आप दिया सलाई के डिब्बी में रख सकते हैं, समा जाएगा। दिया सलाई का मतलब समझ रहे हैं? जो वो माचिस की डिबिया होती है, वही आपकी दिया सलाई की डिब्बी होती है। तो पूरे के पूरे थान जो है उस डिब्बी में समा सकता है। ये थी हमारे ढाका के मलमल की विशेषताएँ। साथ ही साथ हमने ढाका की साड़ियों के बारे में भी चर्चा किया था, जिसमें आपकी आज आ रही थी क्या? जामदानी आ रही थी, तिरछा आ रही थी और हमने फुलवार के बारे में चर्चा किया था, पन्ना हज़ारे के बारे में चर्चा किया था। तो ये सारे हमारे ढाका की साड़ियाँ थीं। जो अपनी सुंदर कलाओं के लिए जानी जाती थी। इस पर आपको देवी-देवताओं की आकृतियाँ मिलेंगी, उड़ती हुई चिड़िया मिलेगी, नृत्य करती हुई नृत्यिकाएँ मिलेंगी, तमाम चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारे ढाका के मलमल की विशेषता थी, जो कि हमने अपने परंपरागत वस्त्र की पहली क्लास में देखी थी। साथ ही साथ हमने चंदेरी की साड़ी की बात की थी, जो कि कहाँ की फ़ेमस थी? वो ग्वालियर की। ग्वालियर चंदेर में मतलब ग्वालियर के पास चंदेरी है, वहीं पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये भी इसके जो बॉर्डर होते हैं, जो पल्लू होते हैं, उन पर आप दोहरे धागे से बुनाई करते हैं और इसी के लिए ये प्रसिद्ध हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और जो हमारी अमूमन साड़ियाँ होती हैं, जो हम भारतीय साड़ी पहनते हैं, जो आपके घर में हमारे घर में साड़ियाँ पहनी जाती हैं, वो सामान्यतः 5 मीटर की होती हैं। लेकिन जो आपकी चंदेर की साड़ी होती है, चंदेरी साड़ी की लंबाई 9 मीटर तक होती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे और जो पूरी चंदेर की साड़ी है, जो पूरी रेशमी से बनाई जाती है, उसे हम चंदेरी सिल्क के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमने बालूचर साड़ियों के बारे में बात की थी, जिस पर आपको मुगल काल का प्रभाव देखने को मिल रहा था और ये हाथ से बनाई जा रही थी। फिर अगली बात जो की थी, कल हमने देखा था ब्रोकेड के बारे में। तो ब्रोकेड आपका कहाँ का फ़ेमस है? ब्रोकेड आपका बनारस का फ़ेमस है। वैसे तो ये आपके अहमदाबाद, गुजरात इन सब जगहों पर भी बनाया जाता है, लेकिन जो प्रसिद्धि है, जो प्रसिद्ध है ब्रोकेड वो है आपके बनारस का, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश का बनारस जो है। तो यहाँ का जो ब्रोकेड है वो काफ़ी अच्छा है, देखने में ये बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, वैभवपूर्ण है और अलौकिक है, ठीक? और ये काफ़ी लोकप्रिय है, ये सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो ब्रोकेड के कई प्रकार के वस्त्र होते हैं, जिसमें हमने वफ़्त या फिर पाठ थान की बात की थी, हमने आब-ए-रवा की बात की थी, साथ ही साथ हमने बात किया था किम ख्वाब का या फिर जिसे हम बोलते हैं कम ख्वाब और हमने हिमरस आमरस के बारे में बात
की थी। ये सारी साड़ियाँ कहाँ की हैं मतलब किस कैटेगरी की हैं? तो ये ब्रोकेड की होती हैं। फिर हमने बात की थी पीतांबर की। पीतांबर आपके जो हैदराबाद में बनाई जाती है। हैदराबाद में भी ये पैठण स्थान पर बनाई जाती है, इसीलिए हम पैठणी नाम के से भी इसको जानते हैं। और ये क्या होते हैं, इन पर भी आपको देखने को रंग-बिरंगे मिल जाएँगे और जो इन पर इनका रंग होता है, वो पीला या फिर नारंगी होता है। पीला क्या होता है आपको पता ही है, जो पीला होता है वो शुभ अवसरों पर पहना जाता है और ये जो है क्या बोलते हैं धार्मिक कार्यों के लिए इसको हम पहनते हैं। साथ ही साथ हमने जो अपनी छठी कपड़े की बात की थी, छठे पारंपरिक वस्त्र की बात की थी, वो था हमारा कलमदार। कलमदार को हम क्या कह रहे थे? पालमपुरी कह रहे थे और इस पर हिंदू और इस्लामिक दोनों ही धर्मों की पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ये बाटिक कला से मिलती-जुलती कला थी आपकी। तो हमने जो पारंपरिक वस्त्रों के बारे में अभी तक पढ़ा है, मैंने पूरे का पूरा आपको रिकॉल करवाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि अगर आपने क्लास ली होगी, तो आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की जो हमारे वस्त्र पर बात होने वाली है, वो होगी गुजरात के पटोला की बात। गुजरात का पटोला समझ में ही आ गया कि ये फेमस कहाँ का है पटोला तो गुजरात का है, राजस्थान की बांधनी है। वैसे ही आपका ब्रोकेड कहाँ का है तो बनारस का है। ढाका कहाँ का फेमस सॉरी मलमल कहाँ का फेमस है तो ढाका का फेमस है। तो इसी तरह से आपका जो पटोला है वो आपके गुजरात का फेमस है, ठीक? तो थोड़ी बहुत बातें हम इसको इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमसे कई बार पूछा भी गया है। तो जो आपका पटोला है, पटोला काठियावाड़ी एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ हैं। मतलब ये जो आपका काठियावाड़ है और गुजरात में निर्मित ये साड़ियाँ होती हैं। काठियावाड़ के निकट पट्टन स्थान पर इनको निर्मित किया जाता है। जो आपके पटोला साड़ी हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा पटोला है, पटोला कहाँ का है? गुजरात का है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये सिर्फ़ गुजरात में ही नहीं बनता है। ये मुंबई हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इन सभी जगहों पर भी बनने लगा है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? गुजरात का पटोला ध्यान रखना है। अब ये बने चाहे जहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश में बने, चाहे बंगाल, बिहार, पंजाब, कहीं पर भी बने। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अपने गुजरात के ही पटोले को ध्यान रखना है। ठीक? और आजकल ये उड़ीसा में भी बनाया जा रहा है। ये जो आपके पटोला साड़ियाँ हैं, ये उड़ीसा में भी बन रही हैं। ना सिर्फ़ गुजरात तक ही सीमित है, बल्कि ये भारत के अनेक राज्यों में भी बनाया जा रहा है। और जो पटोला होता है, पटोला निर्माण से पहले रंग नमूना योजना के अनुसार धागों को आप बाँध कर यानी कि टाई डाई मेथड से इसको रंग लिया जाता है। फिर क्या करते हैं धागों को इस विधि के अनुसार टाई एंड डाई के अनुसार पहले हल्के रंगों में उसके बाद हम इसको सावधानी पूर्वक गहरे रंगों में रंगते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी-सी भी हमने असावधानी कर दी, तो इनके नमूनों में डिफ़रेंस आ जाएगा। जो इनका जो नमूना बनाया गया है, वो अच्छा नहीं होगा। तो आपको और क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि जो आपका पटोला है, ये सिल्क के धागे से निर्मित किया जाता है। जैसे जैसे हमने देखा था कि जो ढाका का मलमल है, वो किस पर बनाया जाता है? तो सूती वस्त्रों से बनता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पटोला है, पटोला के लिए आप किन धागों का प्रयोग करते हैं? तो वो सिल्क के या फिर रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके पटोला होते हैं, ये अलवर में तो कुछ रंग इतने मतलब इतने व्यक्ति हैं, इतने निपुण व्यक्ति हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि वो एक ही वस्त्र के दोनों
और 2 प्रकार के नमूनों को रंग कर तैयार करते हैं, इतने ज़्यादा निपुण हैं। इसके लिए हमने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही सावधानी से कार्य को करना होता है, इसमें आपको निपुणता होनी चाहिए। जो व्यक्ति पटोला बना रहा हो, उसके पास निपुणता होनी चाहिए। अब हमसे कोई कह दे रंगने के लिए तो क्या हम बना पाएँगे? हमसे तो भाई सब लीपा-पोती हो जाएगा। हम तो वही जो अपने कॉपी में लेके ब्रश और पेंट कर सकते हैं, वही लीपा-पोती कर सकते हैं। लेकिन जो ये पटोला साड़ी बनाई जाती है, आपने देखा होगा कितना बारीक काम किया जाता है। तो इस बारीकी के कार्य को करने के लिए निपुणता होनी चाहिए। तो जो अलवर के मतलब राजस्थान में है ये सॉरी ये जो आपका अलवर है, अलवर में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ कारीगर ऐसे हैं जिन्हें हम रंगरेज कहते हैं। रंगरेज मतलब कि रंगों में उनकी निपुणता बहुत है, तो ये बहुत अच्छे से इसको रंगते हैं और इतना अच्छा रंगते हैं कि ये दोनों तरफ का नमूना एक साथ ही बना देते हैं। वस्त्रों के दोनों तरफ ये नमूने बन जाते हैं। अब जो ये पटोला पर जो नमूना बनाया जाता है वो परंपरागत नमूना होना चाहिए। परंपरागत नमूने में क्या आता है? जैसे आप कहा जाता है नृत्य करती हुई स्त्री, जिसे हम कहते हैं नर्तकी। साथ ही साथ हाथी हो गया, फूल, टोकरी, डायमंड, पक्षी ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं? परंपरागत नमूनों के अंतर्गत आती हैं। इसमें ताना और बाना दोनों को रंगा जाता है। ताना और बाना क्या होता है? तो ये ताना और बाना जो आपका होता है, आपने ताने और बाने के बारे में पढ़ा है। ताना जो आपका लंबाई में लगता है, बाना जिसे हम फिलिंग यार्न बोलते हैं। अब आप थोड़ा-सा पीछे जाइए, हमने करघे की बात की थी। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये जो बाने का धागा था हम किस पर लपेटते थे? सबसे पहले आप बताएँगे करघे के जो पार्ट थे, 5 हमने नाम देखे थे ना? अब उसी में से आप बताएँगे सबसे पहले आप करघे के पाँचों भाग का नाम बताएँगे। फिर आप बताएँगे कि जो आपका फिलिंग यार्न था वो किस पर लगाया जा रहा था, ठीक? आइए अब हम अपने पटोला की बात करते हैं। तो जो पटोला है आपका, इसमें ताना और बाना दोनों को ही रंगा जाता है। ये जो आपका पटोला है, गुजरात में हम इसे क्या कहते हैं? गुजरात में हम इसे पटोला कहते हैं। लेकिन यही जो आपके अगर जो आंध्र प्रदेश में जो पटोला बनता है, उसे हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। इसे हम गुजरात में तो पटोला कहेंगे, लेकिन वहीं अगर यही साड़ी आंध्र प्रदेश में बनेगी, तो इसे हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर उड़ीसा में बनेगी तो उड़ीसा में हम इसे इकत के नाम से जानते हैं। तो आपके अलग-अलग जगहों पर इसे अलग-अलग नाम दिया गया है। यहाँ पर अलवर का नाम क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि जो बंधनी है, टाई और डाई है आपकी वो कहाँ की है? वो राजस्थान की है। और आपको पता है कि राजस्थान कहाँ है? तो कमेंट करके बता दीजिए। सॉरी ये जो आपका राजस्थान है, राजस्थान में अलवर आता है। तो जो ये टाई और डाई का आपका फ़ेमस है, वो है आपका राजस्थान का और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पटोला की, तो ध्यान रखिएगा कि हम गुजरात के पटोला की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके गुजरात का पटोला है ये आंध्र प्रदेश में पटोला को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएँगे पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आप इसे इकत के नाम से जानते हैं। ये जो आपके पटोला वस्त्र पर जो कलाकृतियाँ की जाती हैं, ये आपके अनूठे कौशल के द्वारा ही किया जाता है। इस पर बहुत अच्छे नमूने बनाए जाते हैं और ये जो नमूने बनाए जाते हैं, ये अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या? कि इनके इनके मुकाबले में कोई नहीं है। इसे बुनना बहुत ही
कठिन होता है, बहुत ही मेहनत का कार्य है, बहुत इसके लिए बहुत समय लगता है। जो व्यक्ति इसको करता है उसके पास धैर्य होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि हम जो है ये जो चीज़ें आपके हाथों से बनाई जाती हैं, जिनमें अधिक समय लगता है, जिनमें अधिक श्रम लगता है, वो क्या होते हैं? वो महँगे ही होते हैं। तो जो आपका गुजरात का पटोला है, इसको बनाने के लिए जो बुनकर होते हैं, उनके अंदर कठिन परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर धैर्य होना चाहिए और लगन भी होनी चाहिए। उनकी जो विलक्षण स्मृति है, उनकी सृजनात्मकता है, उनकी कल्पना है और कुशल प्रवीण उनकी जो अंगुलियाँ ही उनके जो मतलब जो वो अपने स्मृति को रख सकते हैं, तो वही इस कार्य को निपुणता से कर सकते हैं। उनको कार्य करने के लिए अपने उँगलियों को अच्छे से चलाना आना चाहिए। उनको उनकी जो स्मरण शक्ति है ताकि वो अपने जो नमूने हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन वस्त्रों को तैयार कर सकें। धागों के क्रम में अगर थोड़ी-सी भी हेर-फेर हो गई, तो उसके जो नमूने होते हैं वो बदल जाते हैं। क्यों? आपने देखा कि जैसे अगर एक सफ़ेद कपड़ा है, तो उस पर आपने पहले ताना-बाना लगाकर कपड़ा बना दिया, माना ये कि आपका कपड़ा है। तो ये हमने देखा कि ये ताना और बाना आपने व्हाइट आपका ताना था, व्हाइट आपका बाना था, तो आपने कपड़ा बना लिया। अब उस पर आपने डिज़ाइन बना दिया, तो ये काम आसान था। लेकिन अगर आपने ताना और बाना दोनों रंगा है, तो आपको पहले नमूने को अपने स्मृति में रखना होगा। आप नमूनों को इस तरह से अपने स्मृति में रखेंगे, तभी जाकर आप ताने-बाने को सेट कर नमूनों को तैयार कर पाएँगे। और अगर आपका थोड़ा-सा भी धैर्य खोया, आपकी स्मरण शक्ति इधर-उधर हुई, आपके हाथों का जो आपके हाथों की कुशलता थी, वो थोड़ी-सी गड़बड़ हुई, तो पूरी की पूरी साड़ी बेकार हो जाएगी और जो उस पर कलाकार ने अपनी मेहनत लगाई है, समय लगाया है, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कठिनाई इसीलिए आती है क्योंकि हम पहले ही ताने और बाने को रंग लेते हैं। तो पटोला साड़ियाँ बनाने के लिए धागों का क्रम भी हमें याद रखना पड़ता है कि किस धागे के बाद हमें कौन-सा धागा लगाना है। अगर भूले तो हमारा काम गड़बड़ हो गया, हमारी पूरी मेहनत पानी में चली गई और वो साड़ी क्या हुई हमारी बेकार हो गई। आगे हम बात करेंगे पटोला को निम्न नाम से अलंकृत किया गया है। मतलब जो आपकी पटोला है, उसे हमने अलग-अलग नाम दिया है। तो जैसे नृत्य करती हुई स्त्री, फूल पत्तियाँ, टोकरी, हाथे, ये सारे जो नमूने बनाए जाते हैं, उसी के आधार पर हम इनको अलग-अलग नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फुलवारी की। फुलवारी किसे कहेंगे? तो फूलों के गुच्छों वाले नमूने को फुलवारी कहते हैं। पटोला में जिनमें आपके फूलों के गुच्छे वाले नमूने बने होते हैं, उन्हीं को हमने क्या नाम दिया? तो उन्हीं को नाम दिया हमने फुलवारी का। फिर अगला नाम हमने क्या दिया? अगला नाम दिया हमने बाघ कुंज। अब ये बाघ कुंज क्या है? तो जिन पर हाथी, चीते ये सारे नमूने बनाए जाते हैं, उनको हमने बाघ कुंज दिया। आपको पता है कि नमूनों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, नाम इनको दे रहे हैं। तो जिस पर फूलों के गुच्छे दिखे, हमने उसको फुलवारी नाम दे दिया। जिस पर हमें हाथी, चीते ये सारे नमूने दिखे, जानवरों के नमूने दिखे, हमने उसको क्या नाम दिया? बाघ कुंज दे दिया। मतलब कि हाथी और चीता जो है वो आपका हमने बाघ कुंज नाम दे दिया। फिर अगली बात की हमने नारी कुंज की। नारी कुंज हमने किसे कहा? तो हाथी और नृत्य करती हुई स्त्रियों के जो नमूने हमें दिखे, जो नमूने बनाए गए थे, उसी को हमने नारी कुंज नाम दे दिया। तो हमने इनके नमूनों के आधार पर इनको अलग-अलग नामों से सुशोभित किया, इन्हें अलग-अलग नामों से अलंकृत किया, जिसमें हमने नाम दिया फुलवारी, बाघ कुंज, नारी कुंज। फुलवारी में आपका क्या आया? जिसमें फूलों का गुच्छा था।
बाघ कुंज जिसमें हाथी और चीते के जो है नमूने बने थे, हमने उसे बाघ कुंज कहा। और नारी कुंज क्या था आपका, जिसमें हाथी और नृत्य करती हुई स्त्रियों के नमूने दिखे थे हमें, तो हमने उसको नाम दे दिया नारी कुंज। तो हमें इतनी बात क्या ध्यान रखनी थी गुजरात के पटोला के बारे में। ये हमारी क्या थी, परंपरागत वस्त्र थे। अभी हमें एक और परंपरागत वस्त्र के बारे में चर्चा करना है, जो कि है आपकी बंधनी, यानी कि टाई एंड डाई। अब ये बंधनी कहाँ की फेमस है? तो आपको पता है कि बंधनी हमारी राजस्थान की फेमस है। जैसे गुजरात का पटोला, मलमल ढाका का, चंदेरी साड़ियाँ और आपका बलूचर की साड़ियाँ, ब्रोकेड आपका बनारस का, वैसे ही आपकी बंधनी है। बंधनी कहाँ की है? तो बंधनी आपकी प्रसिद्ध है राजस्थान की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। ये आपका अन्य जगहों पर भी बनाया जाता है, ठीक? तो सबसे पहले हम इसके अन्य नाम पर चर्चा करेंगे। अन्य नाम, अन्य नाम से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अन्य नाम पर ही आ जाते हैं। अन्य नाम में क्या आता है आपका? इसे हम बंदिश कहते हैं, इसे हम बंधेज कहते हैं, इसे हम टाई एंड डाई कहते हैं, इसे हम बंधनी कहते हैं। टाई एंड डाई यानी कि आपसे ऐसे टाई एंड एंड डाई, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे? टाई एंड डाई, बंधेज, बंधिज, बांधनी। ये सारे किसके नाम हैं? तो ये सारे बंधनी के ही नाम हैं। गुजरात हो गया आपका, काठियावाड़ हो गया, राजस्थान हो गया और सिंध, बांध कर रंगे जाने वाली विविध जो विधि है, इनके द्वारा आप चुनरी हो गया, ओढ़नी हो गया, साड़ी हो गया, ये सारे वस्त्र बनाते हैं और ये बांध कर बनाए जाते हैं। इनको हम बांध कर रंगते हैं और ये अपनी बंधनी के लिए ही प्रसिद्ध हैं। जो आपकी बंधनी वस्त्र है, बंधनी वस्त्रों को विवाहिता के लिए एक शुभ माना जाता है, मंगलमय माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है और ये शुभ माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या होता है कि लाल जोड़े को शुभ माना जाता है। अगर आप किसी की शादी में कभी कोई काले रंग का कपड़ा नहीं देते हैं, कभी कोई सफ़ेद रंग का कपड़ा नहीं देते हैं। आप क्या देते हैं? आप देते हैं लाल देते हैं, गुलाबी भी दे देते हैं, नारंगी दे देते हैं। ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लाल कपड़े दें, तो ये आपका शुभ का प्रतीक माना जाता है। तो जो आपका ये बंधेज है राजस्थान का, ये क्या होता है, तो इससे आप चुनरी भी बनाते हैं, ओढ़नी भी बनाते हैं और साड़ियों को भी बनाते हैं। तो ये आपके प्रसिद्ध होते हैं। अब ये जो बंधनी होते हैं, बंधनी और पटोला दोनों को ही आप बाँध कर रंगते हैं। आपने अभी देखा था कि जो हमारा पटोला था, पटोला भी हम बाँध कर रंगते थे और हमने ये भी तो देखा कि जो हमारे अलवर के रंगरेज हैं, रंगरेज उन्हें जो रंगने में माहिर होते हैं। तो जो हमारे अलवर के रंगरेज हैं, वो रंगाई में बहुत ही निपुण होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा पटोला है और जो बंधनी है, ये दोनों ही आपके बाँध कर रंगे जाते हैं। तो डिफ़रेंस क्या हो गया दोनों में? दोनों में क्या अंतर आया? अंतर आपका ये आया कि जो पटोला है, पटोला में वस्त्र बनाने के धागों को पहले ही रंग लेते हैं। हमने देखा कि इसमें हम ताने-बाने को रंग रहे थे। बंधनी में वस्त्र बनाने के बाद रंगा जाता है, यही डिफरेंस दोनों में हो जाता है। बंधनी में जो रंगने की क्रिया है, वो प्रारंभ पटोला के समान ही बांधनी में किया जाता है। अंत में जो सबसे गाढ़ा रंग होता है, हम उसको प्रयोग कर लेते हैं। अब वस्त्र को हर नए रंग में रंगने के लिए नमूने के अनुसार हमें बाँधने की क्रिया की जाती है, फिर हम उसको रंगते हैं। तो ये क्या करते हैं हम इसमें वस्त्रों को बनाने के बाद रंगते हैं, लेकिन वहीं अगर बात की जाए पटोला की, तो पटोला को हम
ताने और बाने को रंगते हैं। बाँधने का काम हम किससे करते हैं? धागों से करते हैं और बाँधनी साड़ियाँ हमारी क्या होती हैं? परंपरागत होती हैं। अब ये जो बाँधनी है, बाँधनी का एक और नाम है, क्या है वो? तो जो बाँधनी है हमारा उसे हम क्या कहते हैं? जापानी सिरोबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापानी सिरोबी बोलते हैं। और लेकिन ये जापान का नहीं है, ये हमारे राजस्थान की बंधनी है, उसी को ही हम बोल रहे हैं जापानी सिरोबी। लेकिन जापान का जो परंपरागत कपड़ा है वो क्या है? तो वो है आपका किमोनो। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी कि जो जापान का परंपरागत कपड़ा है वो है आपका किमोनो। राजस्थान में बांधनी चूनर होती है, मतलब जो यहाँ की फेमस है वो चूनर होती है फेमस, ठीक? अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें? कि बांधनी में सूत को ना रंग कर, वही हमने आपको पहले ही बताया कि पटोला में तो सूत को रंगते हैं, लेकिन बांधनी में सूत को ना रंग कर वस्त्र को ही रंग लेते हैं। जबकि अगर पटोला की बात की जाए तो पटोला में वस्त्र बनाने से पहले ही हम धागों को रंग लेते हैं। डिफरेंस यहीं पर आपका आ जाता है बांधनी में और पटोला में, ठीक? दोनों ही वस्त्र आपके टाई एंड डाई मेथड से बनाए जाते हैं। ये टाई एंड डाई विधि से ही आपके बनाए जाते हैं। अब ये जो हमारा टाई एंड डाई मेथड है, इसमें जो आप नमूने बनाते हैं, वो नमूने कैसे होते हैं? नमूने हमने नोट डाउन किए हैं कि नहीं? किए हैं। आइए तो इसमें भी थोड़ा-सा पहले हम देख लेते हैं। तो राजस्थान में शेखावटी बंधेज सबसे अधिक बारीक बंधेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका राजस्थान में सबसे बारीक बंधेज कौन-सा है? तो सबसे बारीक बंधेज आपका शेखावटी बंधेज आ जाता है। कुछ बंधेज के काम में बिंदियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें हम बूँद या फिर बाँध कहा जाता है। जो आपके बंधेज का काम होता है, उस बंधेज के काम में बिंदियाँ दिखाई देती हैं और इन बिंदियों को आप क्या कहते हैं? बूँद कहते हैं या फिर इन्हें आप बाँध कहते हैं। गढ़चोल की बंधनी में सुनहरे धागे से चौकोर नमूने बनाए जाते हैं। फिर इन चौकोर नमूनों को बांधनी के नमूने से अलंकृत किया जाता है। ये जो आपके गढ़चोल की बंधनी है, इसमें सुनहरे धागों से चौकोर नमूने हम बनाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, चौकोर तो हम बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ जो हमारी बंधनी की साड़ियाँ हैं, बंधनी साड़ियों पर परंपरागत नमूने जैसे आप वही नर्तकी हो गया, यानी कि नृत्य करती हुई स्त्री, साथ ही साथ पशु पक्षी का चित्र बनाएंगे, फूल पत्तियां बनाएंगे। इसके अलावा आप इसमें क्या करेंगे? एक बूटे या फिर आपका 4 बूटे हो गया या 7 बूटे वाले इसमें नमूने बनाते हैं। तो इसमें आपका या तो एक बूटा होगा या आप इसमें 4 बूटा लगाएँगे या फिर आप 7 बूटे वाले नमूने बनाते हैं। तो इनमें नमूने भी हम परंपरागत ही बनाते हैं। अगला क्या है हमारा? इसमें जो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बंधेज का कार्य है, बंधेज का कार्य मलमल, शिफॉन, सूती और आपके जो है सूती और रेशमी वस्त्र पर किया जाता है। तो इन वस्त्रों को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पटोला का काम, पटोला किस पर होता है? तो और आपका ब्रोकेड में किन चीज़ों का उपयोग होता है? या फिर आपके सोने-चांदी के तारों का उपयोग किसमें होता है? आपने देखा होगा, हमने पटोला या फिर आपका जो है बंधनी, इसमें कहीं भी सोने-चांदी के तारों की बात नहीं की है। लेकिन अगर बात की जाए ब्रोकेड की, तो हमने देखा था कि हम उसमें क्या करते हैं, उसमें जड़ाई करते हैं। साथ-साथ हमने ढाका के मलमल की बात की, तो हम उसमें सोने-चांदी के तारों का प्रयोग करते हैं, जिसे हमने जामदानी नाम दिया था। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा गुजरात का पटोला है, जो हमारी राजस्थान की बंधनी है, इन सब में हम सोने-चांदी के तारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक? और ये जो बंधेज का कार्य है, ये मलमल पर, शिफॉन पर, सूती पर और रेशमी वस्त्र पर करते हैं। ठीक? अब ये हमने देख लिया
कि क्या होते हैं हमारे बंधनी वस्त्र, इन पर कैसे नमूने बनते हैं और हम इनको अन्य किन-किन नामों से जानते हैं। अब जो हमारी बंधनी है, बंधेज प्रक्रिया आपके 4 चरणों में संपन्न होती है। इसके आपके 4 चरण होते हैं, वो कौन-कौन से हैं ज़रा एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लिखाई। अब लिखाई का मतलब क्या हम उस पे कुछ लिखने जाएँगे? नहीं। तो लिखाई का मतलब ये होता है कि नमूनों को कच्ची पेंसिल से अंकित करना ही आपका लिखाई कहलाता है। मतलब जो आपका कपड़ा है, आपने कपड़े पर पेंसिल से आपने कच्चा नमूना बना लिया, यानी कि कच्ची पेंसिल से जो आपने नमूना बना लिया, वही नमूना बनाना ही आपका क्या कहलाया? वही नमूना बनाना ही आपका लिखाई कहलाया। फिर उसके बाद जब आप लिखाई कर लेते हैं, तब आप उसकी बँधाई करते हैं। बँधाई का मतलब यहाँ पर बधाई वाला मत समझिएगा। बँधाई का मतलब नमूनों को धागों से बाँधना। ये हमारा कौन-सा मेथड है? तो ये हमारा है बंधेज। हम इसमें बाँध कर रंगाई करते हैं। और बाँध कर ही नमूने बनाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नमूने बना लिए कच्ची पेंसिल से, अंकित कर लिए, फिर हमने उसे नमूनों को धागों से बाँध दिया। अब करते हैं हम टिपाई। टिपाई का मतलब नकल से मत समझिएगा कि हम कैसे बचपन में होता था कि टिपाई कर लिए। जब एग्ज़ाम होता था तो क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम टिपाई कर लेंगे। टिपाई का मतलब नकल कर लेंगे। तो यहाँ पर उस टिपाई से इस टिपाई को मत जोड़िएगा। टिपाई का मतलब हो गया कि बूँद पर रुई से रंग लगाना या फिर बूँदें लगाना। जो आपके डिज़ाइन बना है आपने उसको बाँधा, फिर आपने उस पर बूँद-बूँद करके रंग लगाया, कैसे? कॉटन से, रुई से, ठीक? अब जब आपने टिपाई कर लिया तो आप करेंगे रंगाई। रंगाई करेंगे, रंगाई का मतलब वस्त्र को रंगना। वही आपने टिपाई की, अब आप रंगाई कर रहे हैं। रंगाई करने के बाद आप गाँठों को खोल देंगे, आपके नमूने बन जाएँगे, फिर आप उसको सुखा लेंगे। तो अगर आपसे चरण में 1, 2, 4 शब्द इधर-उधर भी पूछा जाए, तो आप यहाँ पर भूलिएगा मत। अब अगर आपसे उसमें हमने तो यहाँ पर 4 ही क्रम आपको दिए थे, जो आपके मुख्य हैं। लेकिन उससे आगे पीछे भी तो आपको कुछ तैयारी करनी होती है। जैसे जैसे सबसे पहले आप वस्त्र को इकट्ठा करेंगे, उसको साफ-सफाई करके मतलब ब्लीच वगैरह करके उसको रखेंगे। फिर अपने पास सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। फिर उस पर आप नमूने बनाएँगे। नमूने बनाने के बाद आप उसमें गाँठें लगाएँगे। गाँठें लगाने के बाद आप उसको कलर करेंगे। कलर करने के बाद आप गाँठों को खोलेंगे, उसके बाद कपड़ों को छाँव में सुखाएँगे, जिससे जो आपके कलर हैं वो अच्छी तरह से चढ़ जाएँ, सूख जाएँ। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या होती है, ये हमारी बंधेज की प्रक्रिया होती है। हम बंधनी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक? तो आज हमारा जो परंपरागत वस्त्र था वो समाप्त हो गया है। अब कल हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी होगी? तो प्रैक्टिस जो हमने इस वीक पढ़ा है, वही हम करेंगे प्रैक्टिस आपकी चलेगी। अब ये आपके हमने दाग धब्बे के बारे में पढ़ा था, हमने नील के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा है भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में। तो इसी से रिलेटेड आपके कल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा और पिछली 2 क्लासेस हमारी और हो चुकी हैं वस्त्रों के बारे में, तो उसे भी आप मिस मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक? उम्मीद है कि ये आपको भारत के परंपरागत वस्त्र समझ में आए होंगे और यहाँ से आने वाले जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उन्हें आप गलत नहीं करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। छोटी-छोटी बातें हैं, बारीक-बारीक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर रात 9 बजे आपकी क्विज़ होती है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक? बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कमेंट करने में आपका पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो
जब आपके कमेंट देखती हूँ तो मुझे और भी मेहनत करने की इच्छा होती है। मैं सोचती हूँ आपको और अच्छे से समझा पाऊँ क्योंकि आप समझ पा रहे हैं। जब आप समझ पाते हैं तभी समझाने की भी इच्छा होती है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आपको पता है कि हम टेक्सटाइल बिल्कुल समाप्ति की ओर है हमारा। उसके बाद बचेगा हमारा क्या? वही चाइल्ड डेवलपमेंट और 8 से 10 क्लास में हम कर लेंगे थोड़ा-सा हमारा हेल्थ साइंस बचता है। बस उसके बाद हमारा एक बार पूरा का पूरा ये आपका होम साइंस समाप्त हो जाएगा। ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।